हाय 3 मई 2016 प्राइम मिनिस्टर ऑफ टोंगा, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ वानुआतू, मिनिस्टर ऑफ लैंड्स ऑफ वानुआतू, गवर्नर ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ पापुआ न्यू गिनी प्लस कुछ ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियंस लंदन के हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स में इकट्ठा होते हैं और एक वेस्टमिंस्टर डिक्लेरेशन साइन करते हैं। दिस वाज द डिक्लेरेशन। इसके अगले ही साल 18 लाख वेस्ट पापुअन्स एक पिटीशन साइन करके यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट करते हैं 1969 वाले प्लेबिसाइट को दोबारा करने के लिए। एक्चुअली पैसिफिक कंट्रीज बार बार यूनाइटेड नेशन में वेस्ट पापुअन्स के सपोर्ट में इंडोनेशिया के खिलाफ आवाज उठाते हुए आ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी यहाँ पर हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर सवाल उठाए हैं। बट अब ये डिक्लेरेशन डिबेट वगैरह से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ब्लंडर तो आज से 6 दशक पहले ही हो गया था। तो आज यानी 21वीं सेंचुरी में ये फ्रीडम स्ट्रगल की बजाय एक अलगाववादी मूवमेंट की तरह लगता है। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने ये सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है पापुआ न्यू गिनी में, बट इसके वेस्टर्न साइड को भी आप कम मत समझना। मतलब कितने सारे जनजाति रहते हैं यहाँ, अब समझ सकते हो। यहाँ के जनजाति मोस्टली अनकॉन्टेक्टेड और स्टोन एज जमाने का है। 19th सेंचुरी तक लगभग पूरे मलय आर्किपेलागो में डच का रूल एस्टेब्लिश हो गया था। इसको आगे कंटिन्यू करते हुए साल 1898 में डच ने यहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एस्टेब्लिश किया था। इसके पहले शायद पापुअन्स को पता भी नहीं था मलय लोग क्या होता है। हाँ, तिदोर सुल्तानेट नामक एक किंगडम का बार्डजेट पेनिनसुला पर इन्फ्लुएंस था। साथ ही साथ नागारकटितागामा में भी यहाँ के कोस्टल एरियाज का मेंशन है, बट ये पेरीमीटर नहीं हो सकता किसी प्लेस को इंडोनेशियन कहने का। ऐसे तो हम कोई भी जगह को इंडियन कह सकते हैं। खैर, इस द्वीप का 2 नाम है, एक पापुआ और दूसरा न्यू गिनी। पापुआ नाम का ओरिजिन अनक्लियर है, बट न्यू गिनी का ओरिजिन एकदम क्लियर है। साल 1545 में इनिगो ओर्टिज द रेतेस नामक एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने इस आइलैंड के निवासियों के साथ अफ्रीकन गिनी रीजन के लोगों के सिमिलरिटी को नोटिस करते हुए इस आइलैंड का नाम रखा था नोवो गिनी। खैर, 19th सेंचुरी का दौर मतलब मलय आर्किपेलागो पर नेदरलैंड्स का रैपिड कॉलोनाइजेशन। तो साल 1828 में डच ने यहाँ फोर्ट जुबास नाम से एक फोर्ट एस्टेब्लिश किया था, बट 1835 में ही इसे अबंडन कर दिया। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर कदम रखना चालू कर दिए थे। तो साल 1848 में डच और ब्रिटिशर्स ने 141st ईस्ट मेरिडियन के थ्रू पापुआ को आपस में बांट लिया। अब इकोनॉमिकली अनइम्पोर्टेंट होने के कारण शुरुआत में डच ने यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। डच ने अपने वसाल स्टेट तिदोर सुल्तानेट को यहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी थी। नीदरलैंड का यहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था 1898 से। 1898 में फाकफाक और मनकवारी में एंड 1902 में मिराउके में डच ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट सेटअप किया था। इसके बाद डच पार्लियामेंट ने वेस्ट पापुआ के लिए एलोकेटेड सेपरेट बजट के खिलाफ वोट किया था। इसी के साथ ही वेस्ट पापुआ की किस्मत डच ईस्ट इंडीज के साथ जुड़ गया। 1920s-30s में डच इस जगह को पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एग्जाइल देने के लिए यूज करता था। यहाँ पर डच का प्रेजेंस बहुत ही लिमिटेड था। जापानीज इन्वेशन के समय केवल 15 डच एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था यहाँ पर, बट एक प्रोफेशन के लोग हाईली एक्टिव थे इस जगह में। कट टू 1945, एलाइड फोर्सेस और जापान के बीच फाइटिंग तो चल ही रहा था न्यू गिनी में। इसी बीच अमेरिका जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा देता है। 15 अगस्त को हिरोहितो सरेंडर करते हैं। अब इससे क्या होता है, पूरे मलय आर्किपेलागो में एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। इसी को देखते हुए 17 अगस्त को सुकार्नो और मोहम्मद हत्ता इंडोनेशिया को एक आजाद राष्ट्र घोषित कर देते हैं। बस और क्या, अपने कॉलोनियल लेगेसी को रिस्टोर करने के लिए ब्रिटेन और नीदरलैंड कूद पड़ते हैं। शुरू होता है इंडोनेशियन नेशनल रेवोल्यूशन। Now point to be noted, ये आर्म्ड रेवोल्यूशन मोस्टली जावा और सुमात्रा में ही हो रहा था, as Dutch already captured these territories from the Japanese। अब 1948 तक अपर हैंड होने के बावजूद अमेरिकन प्रेशर और ग्लोबल आउटरीच के कारण नीदरलैंड को पीछे हटना पड़ता है। 1949 में डच इंडोनेशियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइन होता है, जिसमें नीदरलैंड रिपब्लिक इंडोनेशिया को सोवरेनिटी ट्रांसफर कर देता है। इस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ सही था। फॉर्मेशन ऑफ नीदरलैंड इंडोनेशियन यूनियन, जिसका हेड होगा क्वीन जूलियाना, ठीक है। डच ईस्ट इंडीज का सारा लोन अब इंडोनेशिया को चुकाना होगा, ये भी ठीक है, स्मॉल प्राइस टू पे। बट ये वेस्ट पापुआ वाली पॉइंट से इंडोनेशिया भड़क गया। नीदरलैंड का कहना था वेस्ट पापुआ रेशियली, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली अलग है इंडोनेशिया से। ये लोग मिलानेशियन हैं, जबकि इंडोनेशियन सर ऑस्ट्रोनेशियन। अरे वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हत्ता भी नहीं चाहते थे कि वेस्ट पापुआ इंडोनेशिया का पार्ट बने, सो इसे अलग रहना चाहिए। दूसरी तरफ इंडोनेशिया का कहना था क्योंकि डच ईस्ट इंडीज का सक्सेसर स्टेट है इंडोनेशिया, सो डच ईस्ट इंडीज के सारे टेरिटरीज पर इंडोनेशिया का ही कंट्रोल होना चाहिए। 1928 के यूथ फ्लेज में कुछ पापुआन स्टूडेंट्स भी थे, इंडोनेशिया मर्देका, दारी साबांग sampai Merauke। ये तो उस समय का एक पॉपुलर रेवोल्यूशनरी स्लोगन था, सो इसे इंडोनेशिया के साथ जाना चाहिए। 50s में इंडोनेशिया एक तरह से वायलेंटली डच को वेस्ट पापुआ से भगाने में लगे हुए थे। सुकार्नो इस कॉन्फ्लिक्ट को थर्ड वर्ल्ड वर्सेस डच इंपीरियलिज्म का रूप दे रहा था। इंडोनेशिया द्वारा इस मैटर को कई बार यूनाइटेड नेशन में भी पेश किया गया था, बट बार बार यह 2/3 मेजोरिटी लाने में असफल होता था, जिसके कारण दोनों देशों में टेंशन और बढ़ने लगा।
इन टेंशंस के चलते साल 1956 में सुकार्नो ने 1949 के कॉन्फ्रेंस में किए गए इन दो एग्रीमेंट्स को तोड़ दिया और इंडोनेशिया में डच ओन्ड बिजनेसेस को सीज कर दिया। 19 दिसंबर 1961 को सुकार्नो योग्याकर्ता में लिबरेशन ऑफ पापुआ के रिगार्डिंग एक स्पीच दिया। देन सोवियत यूनियन की मदद से वेस्ट पापुआ पर एक मिलिट्री कैंपेन, सही से कहूँ तो एक इन्फिल्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया। इसका पर्पस था वेस्ट पापुआ के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करना। दूसरे तरफ नीदरलैंड वेस्ट पापुआ को सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए तैयार कर रहा था। स्कूल से एस्टेब्लिश किया। 1955, 58, 59 में वेरियस प्लेसेस में लोकल रीजनल काउंसिल से एस्टेब्लिश किया। 1960s में 28 मेंबर वाला एक न्यू गिनी काउंसिल का गठन किया। 1961 में यहाँ इलेक्शन भी हुआ। टोटल 14 कंस्टिट्यूएंसीज में से 16 मेंबर्स इलेक्टेड हुए। 19 अक्टूबर 1961 को न्यू गिनी काउंसिल ने एक मैनिफेस्टो अडॉप्ट किया जिसमें कंट्री का नाम, झंडा, एम्ब्लेम, राष्ट्रगान ये सब कुछ डिसाइड किया गया। 1 दिसंबर को फ्लैग इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ। डच फ्लैग के साथ न्यू गिनी काउंसिल ने अपने मॉर्निंग स्टार झंडे को लहराया। मतलब डच का यहाँ पे प्लान था एक पापुआन आइडेंटिटी और नेशनलिज्म की भावना लोगों में तैयार करके 70s तक वेस्ट पापुआ को आजादी दे देना। पिछली वाली वीडियो में आपको मैंने सुकार्नो की लाल रंग प्रेम के बारे में बताया था। ऐसे तो सुकार्नो नॉन अलाइंड था, पर कम्युनिस्टों के साथ उनका गहरा संबंध था, खासकर पार्ताई कम्युनिस्ट इंडोनेशिया के साथ। साल 1963 में सुकार्नो ने अभी नया फॉर्म हुआ मलेशिया के अगेंस्ट में एक कॉन्फ्रंट्रेशन चालू किया था। दिन साल 1965 में मलेशिया की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बनते ही सुकार्नो ने यूनाइटेड नेशन से विड्रॉ कर लिया। यस, यू हैड इट राइट। लोगों को मिलता नहीं और ही ठुकरा दिया। ठुकराने के बाद कुछ ईस्टर्न ब्लॉक्स के कंट्रीज को लेकर सुकार्नो ने अपना एक ग्रुप बनाया, जिस वजह से अमेरिका उस समय इंडोनेशियन रेबल्स को सपोर्ट कर रहा था। बट यहाँ पे अमेरिका से एक मिसकैलकुलेशन हो गई, बिकॉज इसके बाद सुकार्नो और अलाइंड हो गया कम्युनिस्टों के साथ। शुरुआत में एक वेस्टर्न नेशन होने के कारण नीदरलैंड को खूब सारा वेस्टर्न सपोर्ट था। ऑस्ट्रेलिया तो पापुआ न्यू गिनी के साथ वेस्ट पापुआ का यूनिफिकेशन चाहता था, बट ये दौर था कोल्ड वॉर का। अमेरिका और सोवियत यूनियन के अलावा किसी और का थोड़ी ही चलने वाला था। एक तो सुकार्नो बहुत ज्यादा निर्भर है पार्ताई कम्युनिस्ट इंडोनेशिया, सोवियत यूनियन और चाइना पर। तो केनेडी एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका को लगा अगर हम इस सिचुएशन में नीदरलैंड को सपोर्ट करें तो कम्युनिज्म पूरा खा जाएगा इंडोनेशिया को। वियतनाम में तो ऑलरेडी ये बीमारी फैल रहा है, तो कई डोमिनो इफेक्ट ना हो जाए। जॉन एफ केनेडी ने डच प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर भी लिखा इसके रिगार्डिंग। तो अमेरिकन प्रेशर से साल 1962 में नीदरलैंड ने इंडोनेशिया के साथ एक न्यूयॉर्क एग्रीमेंट साइन किया। इसमें कहा गया नीदरलैंड वेस्ट पापुआ की एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड नेशन टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ट्रांसफर करेगा। एंड फर्स्ट फेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद यूएनटीए वेस्ट पापुआ का एडमिनिस्ट्रेशन इंडोनेशिया को ट्रांसफर करेगा। बट यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में इंडोनेशिया यहाँ पर एक प्लेबिसाइट होल्ड करेगा टू नो द ओपिनियन ऑफ वेस्ट पापुआंस। इसे 1969 के अंदर ही करना होगा। 1 मई 1963 में यूएनटीए का एडमिनिस्ट्रेशन एंड हुआ और इंडोनेशियन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ। ट्रांसफर के अगले ही दिन इंडोनेशिया के मिनिस्टर ऑफ कल्चर रूसिया सार्दियोनो ने आर्टिफैक्ट्स, स्कूल बुक्स और मॉर्निंग स्टार फ्लैग को सबके सामने जला दिया। उसके अगले दिन न्यू गिनी काउंसिल को डिसबैंड किया गया और उसके जगह में एक रीजनल असेंबली क्रिएट किया गया जिसमें सारे लोग इंडोनेशियन थे। उस न्यू गिनी काउंसिल के एक भी मेंबर नहीं थे इसमें। इसी महीने 2 प्रेसिडेंशियल डिक्री पास हुआ जो वेस्ट पापुआ को एकदम से पॉलिटिकल क्वारंटीन में डाल दिया। 1963 से ही नेटिव पापुआंस इंडोनेशियन रेजिम के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाता रहा। इंडोनेशियन आर्मी की तरफ से भी हेवी क्रैकडाउन देखने को मिला। तो साल 1963 में कुछ पापुआंस ने गठन किया ऑर्गेनाइजेशन पापुआ मर्देका, एक आर्म्ड ग्रुप जो आगे इंडोनेशियन मिलिट्री के खिलाफ आर्म स्ट्रगल जारी रखने वाला था। अब आते हैं साल 1969 में, यानी द एक्ट ऑफ फ्री चॉइस। कैसे हुआ था ये प्लेबिसाइट पता है? 8 लाख लोगों में से 1025 लोगों को हैंड पिक किया गया और उन्हें गन पॉइंट पे रख के वोट डलवाया गया। रिजल्ट इंडोनेशिया के फेवर में ही आया, जिसके बाद वेस्ट पापुआ पर इंडोनेशियन कंट्रोल लेजिटिमाइज हो गया। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार 99% लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन के फेवर में थे। सो इसे एक्ट ऑफ फ्री चॉइस कहने के बजाय एक्ट ऑफ नो चॉइस कहना सही होगा। ये एक तरह से विक्ट्री थी इंडोनेशिया के लिए। केवल इंडोनेशिया के लिए नहीं, एक और पार्टी के लिए भी। उसका नाम है फ्रीपोर्ट। बताता हूँ आपको। आपने एल दोरादो सुना है? असली एल दोरादो है वेस्ट पापुआ में। कॉपर, गोल्ड, निकेल, नेचुरल गैस का बेशुमार भंडार है वेस्ट पापुआ में। इसका शुरुआत हुआ था 1930s में, जब एक डच जियोलॉजिस्ट जॉन जैक दोजी ने साल 1936 में यहाँ के हाईएस्ट पीक पुंचाक जाया में एक एक्सपेडिशन चलाया था। इस एक्सपेडिशन के दौरान उन्होंने यहाँ के पहाड़ों में एक कॉपर रिजर्व का खोज किया, जिसका नाम रखा गया एड्सबर्ग। साल 1939 में उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल किया अबाउट द एड्सबर्ग, बट इनहॉस्पिटेबल रगेड टेरेन और वर्ल्ड वॉर 2 के कारण इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये फिर से लाइमलाइट में आया था 1959 में। 1959 में फ्रीपोर्ट के एक जियोलॉजिस्ट फोर्ब्स विल्सन को दोजी की रिपोर्ट के बारे में पता चला। 1960 में फ्रीपोर्ट ने यहाँ पर एक एक्सपेडिशन चलाया और दोजी की रिपोर्ट को कंफर्म किया। तो 1967 में फ्रीपोर्ट ने जनरल सुहार्तो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ओवर दिस एड्सबर्ग माइन। 4000 मीटर ऊंचाई पर एक बड़ा सा खदान और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स इंडोनेशिया खुद से तो नहीं बना सकता, सो उसने फ्रीपोर्ट को एकदम फ्री हैंड दे दिया।
अब बाकी था तो बस एक प्लेबिसाइट, जो कैसे हुआ था आप तो जानते ही हो। फ्रीपोर्ट ने यहाँ रोड, पाइपलाइन, पोर्ट, एयर स्ट्रिप, पावर प्लांट सब कुछ बनाया। 1973 में ये माइन ओपन हुआ। सुहार्तो ने इस माइन ओपनिंग पर वेस्ट पापुआ का नाम ही चेंज कर दिया। सच में विक्ट्री ही तो है इंडोनेशिया के लिए। और एक शहर का निर्माण किया तिम्बागापुरा नाम से, जो कैनिबल लैंड के बीच में आपको अमेरिका का एम्बियंस दे। अब 80s आते आते एड्सबर्ग का नेचुरल रिसोर्सेज जब खत्म हुआ तो फ्रीपोर्ट के हाथों यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर इससे भी बड़ा एक और एल्डोराडो लग गया, ग्रासबर्ग। ये माइन आज भी ऑपरेशनल है और ह्यूज अमाउंट में मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज द नेक्सस बिहाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट पापुआ इनटू इंडोनेशिया। अब आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन के बाद इंडोनेशियन रूल में वेस्ट पापुआंस को कैसे ट्रीट किया जाता था। असल में इंडोनेशिया के लिए वेस्ट पापुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वेस्ट पापुआंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पे अपने ही लोगों पर कोई एरियल बॉम्बिंग करता है क्या? एक बार साल 1977 में कुछ गेरिला फोर्सेस ने एड्सबर्ग माइन के गोल्ड मिक्स्ड कॉपर स्लरी पाइपलाइन को ब्लास्ट करके लाखों डॉलर का डैमेज दे दिया था। इसके रिटेलिएशन में इंडोनेशियन आर्मी ने 2 OV-10 ब्रोंको एयरक्राफ्ट से गांव पर क्लस्टर बॉम्ब्स गिराया था। इंडोनेशियन आर्मी जमकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं वेस्ट पापुआ में। मैसाकर्स, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, डिसअपियरेंस, रेप, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता था। आपको पहले बताया था ना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, रैलीज निकालना मना है। एक और चीज ऐड कर लो इसमें, वेविंग द मॉर्निंग स्टार फ्लैग। मॉर्निंग स्टार झंडे को लहराना तो एक सीरियस क्राइम माना जाता है इधर। एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। अगस्त 1980 में 6 महिलाएं गवर्नर ऑफिस के सामने मॉर्निंग स्टार झंडे को लहरा रहा था। ऑन द स्पॉट उन्हें धर लिया गया। डिटेंशन के दौरान उन्हें रेप कर दिया गया और बिना ट्रायल के लंबे समय तक उन्हें कस्टडी में रखा गया। वायलेंट क्रैकडाउन के कारण बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके पापुआ न्यू गिनी में भाग जाते हैं। तो फरवरी 1984 में जयपुरा में एक फील्ड आर्मी ऑपरेशन के कारण 300 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके पापुआ न्यू गिनी में जाके शरण लिया था। जून आते आते 6000 और दिसंबर आते आते ये नंबर 11000 पे पहुंच गया था। मामला इतना बढ़ गया था कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को इंटरवीन करना पड़ा था। पापुआ न्यू गिनी ने इंडोनेशियन ऑफिशियल्स को इन कैंप्स में इनवाइट किया था, उन लोगों को एश्योरेंस के साथ लौट जाने को कहने के लिए, बट उन ऑफिशियल्स को एक चरम ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। UNHCR के रिपोर्ट के अनुसार 1987 तक मात्र 1500 लोग ही लौट गए थे। डिपोर्टेड रिफ्यूजीज को आर्मी द्वारा हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ता था। अब इंडोनेशिया की जिस पॉलिसी ने वेस्ट पापुआ को सबसे ज्यादा बर्बाद किया उसके बारे में अब हम बात करेंगे, यानी द ट्रांसमिग्रेसी प्रोग्राम। ट्रांसमाइग्रेशन प्रोग्राम के बारे में बताया था आपको। लाखों जावानीज फैमिलीज को यहाँ बसाया गया। वेरी लिटिल कंपेंसेशन के बदले पापुआन से उनके एंसेस्टर गिवन जमीन छीन के सेटलमेंट्स और प्लांटेशन इकोनॉमी बिल्ड किया गया, जो पापुआन कल्चर के लैंड ओनरशिप से कम्प्लीटली डिफरेंट था। देखो, इस तरह के जनजाति हम मॉडर्न लोगों के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, भले ही हमारी आइडेंटिटी सेम हो। तो जहाँ पर इस प्रकार के जनजाति रहते हैं, गवर्नमेंट उन जगह को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करते हैं, बट यहाँ पे तो उन्हें फोर्सफुली इंटीग्रेट किया जा रहा है। जंगल काट के सेटलमेंट्स और फार्म्स बिल्ड किया जा रहा है। ये जो वेस्ट पापुआ के रेन फॉरेस्ट को पाम ऑयल प्लांटेशन के लिए काटा जा रहा है, इसके खिलाफ इसी साल के जून जुलाई के महीने में ऑल आइज ऑन पापुआ करके एक हैशटैग ट्रेंड हुआ था। आयु और मोई नामक 2 जनजाति ने जकार्ता में सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने ट्रेडिशनल डांस के माध्यम से प्रदर्शन किया था। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ये लोग एक लंबे समय से अनकॉन्टेक्टेड थे, इसीलिए बाहर से आई बीमारियों के प्रति इनके इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता। एज ए रिजल्ट ये लोग कई सारे बीमारियों के लिए वल्नरेबल हो गए। वेस्ट पापुआ को पूरा बर्बाद करके फाइनली साल 2015 में इस ट्रांसमाइग्रेशन प्रोग्राम को एंड किया गया। ये जो पूरी वीडियो में मैं वेस्ट पापुआ कर रहा था ना, एक्चुअल में ये है वेस्ट पापुआ। साल 2003 में पहले 2 भागों में, दिन 2022 में और 4 भागों में इंडोनेशिया ने वेस्ट पापुआ को डिवाइड कर दिया था। रीजन तो था बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना, बट असली मकसद तो कुछ और ही है। तो ATM कैसे चोरी होता है आप जानते हो। आज आपने देखा एक देश कैसे चोरी होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।